बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन व तशरीफ फरमा उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत साहब, जिला सदर मोहतरम जनाब गुफरान नूर साहब, जनाब मोहम्मद इमरान बॉबी साहब, हमारे नौजवान लीडर जनाब फरहान जुबैरी साहब, आदिल अलवी साहब, अम्बेडकर साहब, फुजैल साहब और तमाम मेरे मजलिसी रुफ़ा, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे में शिरकत की। मैं जनाब सत्यदेव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको इस मुकाम को दिया, इस जगह को दिया जहाँ पर हम आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा रखने में कामयाब हो सके हैं। ये खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि सत्यदेव साहब ने मजलिस को यहाँ पर जलसा करने की इजाज़त दी। हमको परमिशन कल रात में दिया गया और बहुत कोशिशें की गई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन की जानिब से कि मजलिस का जलसा आज अलीगढ़ में ना हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन तमाम जालिमों की कोशिशों को नाकाम किया। यही गुजारिश करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में आपको और हमको मिलकर मुत्तहिदा तौर पर अपनी एक सियासी क़यादत को बनाना है। अगर हम अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे तो याद रखिए, भारत की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत ये है कि जिस समाज के पास उसकी सियासी क़यादत होगी, लीडरशिप होगी, वही समाज से इंसाफ हुआ है, वही समाज ने अपने हुकूक को हासिल किया है। जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर। मैं आपको मिसाल के तौर पर यह बताना जरूरी समझता हूं कि तेलंगाना जिस रियासत से मैं यहां पर आया हूं, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ 7 MLA हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 7 अराकीन असम्बली की ताकत की बुनियाद पर वहां के मुसलमानों के लिए, बल्कि तेलंगाना बनने से पहले आंध्र प्रदेश रियासत थी, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने के लिए सिर्फ 7 अराकीन असम्बली, मजलिस ने एक मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया, मजलिस ने इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, MBA, MCA और 2 बड़े अस्पताल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कायम किए। आप अंदाजा लगाइए कि उन अस्पतालों में सबसे कम पैसों में डिलीवरी होती है और सबसे कम पैसों में डायलिसिस भी का इलाज किया जाता है। जब कोविड की सेकेंड वेव आई तो सबसे कम पैसों में अगर हैदराबाद में कहीं पर किसी कोविड पेशेंट का इलाज हो रहा अस्पतालों में किया जा रहा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डेक्कन मेडिकल कॉलेज पूरे जुनूबी हिंदुस्तान में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। यहां पर हर साल
150 से जायद मुसलमान बच्चे डॉक्टर और डॉक्टर्स बनकर निकलते हैं। इंजीनियरिंग, MBA, MCA, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, फार्मेसी कॉलेज, ये सब कैसे क़यामत में लाया गया? आपके पास सियासी ताकत थी तो आपने अपनी सियासी ताकत के बलबूते पर इदारों को कायम किया। ये तालीमी इदारे किसी एक खानदान के या किसी एक फर्द के नहीं है और इंशाअल्लाह ताला ये सुबह क़यामत तक रहेंगे। ये कौम और मिल्लत का एक असासा है जो हमारे बुजुर्गों ने अपनी मेहनत और अपनी कुर्बानी और आवाम ने अपने सियासी शऊर जब उनमें बेदार हुआ तो उन्होंने इन तालीमी इदारों मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि CAA कानून जो पार्लियामेंट में बीजेपी की हुकूमत ने एक जालिमाना तौर पर अपनी ताकत की बुनियाद पर एक गैर दस्तूरी कानून को बिल लाकर कानून बनाया। तेलंगाना की असेंबली में हमने वहां की हुकूमत के सामने इस बात का मुतालबा किया और CAA कानून के खिलाफ तेलंगाना की असेंबली में बाज़ाब्ता एक करारदाद, रेजोल्यूशन पास की गई जिसमें हुकूमत ने अवाम से वादा किया, तेलंगाना की हुकूमत ने, कि हम तेलंगाना में सेंसस करेंगे, NPR NRC नहीं करेंगे। रेजोल्यूशन जब बनाया जा रहा था तो मंजलिस से कहा गया हुकूमत तरफ से कि आप अपने तरफ से तजवीज पेश कीजिए। रेजोल्यूशन बनाकर हमने हुकूमत को दिया, हुकूमत ने उसमें थोड़ी बहुत तरमीम की और पूरी तेलंगाना की असेंबली में इस रेजोल्यूशन को पास किया गया। कोई कह सकता है कि मंजलिस के 7 MLA थे तो मंजलिस ने तेलंगाना की असेंबली में CAA कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन को पास किया, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद की बल्दियां में मंजलिस के 44 अरकान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था जिसने CAA कानून के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया, तो वो हैदराबाद कॉरपोरेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ 44 अरकान बल्दिया थे। हमने CAA जैसे काले कानून के खिलाफ एक रेजोल्यूशन को पास किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, अगर आपके पास सियासी ताकत होगी तभी आपके मसाइल हल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेलंगाना में मुसलमानों के पूरे मसाइल हल हो चुके हैं। मैं इतना आपके सामने खड़े होकर इस बात का जिम्मेदारी के साथ दावा कर सकता हूं कि हुकूमत अगर कोई मंसूबा बनाती है मुसलमानों के खिलाफ तो उसको 2-10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वह जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आया हूं कि मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करूं। मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आया हूं कि खुदा ना खास्ता मेरी अनानियत में और इजाफा हो। मेरे आने का मकसद सिर्फ यही है और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे जिंदा रखेगा, मैं बार बार उत्तर प्रदेश को और भारत के कोने कोने में जाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि भारत की जमहूरियत, भारत का आईन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को इस बात की इजाजत देता है कि वो अपनी सियासी क़ियादत को बनाएं, और अब जब सियासी क़ियादत आपकी बनेगी तो आप अपने मुक़द्दर के फैसले आप खुद कर पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही काम करने के लिए हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में उसका क़याम में लाया गया। हमारा मकसद यही है कि आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे पिछड़ा क्यों है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान कमजोर क्यों है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म क्यों किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी बात सिर्फ यही जवाब इसका मिलता है कि आपकी एक सियासी क़ियादत नहीं है,
आपने यकीनन अपने वोट से मुसलमानों को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, विधानसभा भिजाया, पार्लियामेंट को, लोकसभा को भिजाया। मगर आपसे मैं ये दरख्वास्त करने आया हूं कि आप अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए, अपनी लीडरशिप को बनाइए, ऐसी लीडरशिप को बनाइए जैसा चरण सिंह ने जाटों के लिए लीडरशिप को बनाई थी। ऐसी लीडरशिप को बनाइए जो मुलायम सिंह यादव ने यादवों के लिए बनाई। ऐसी लीडरशिप बनाइए जो बहन जी मायावती ने जाटवों के लिए बनाया। ऐसी लीडरशिप बनाइए कि बीजेपी ने आलाजाद के ब्राह्मण हो या बनिया हो उनके लिए एक सियासी प्लेटफॉर्म बना दिया। ऐसी लीडरशिप बनाइए कि अनुप्रिया पटेल है मगर कुर्मी उनको अपना लीडर मानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब ये लोग ये काम करते हैं तो कोई इनसे नहीं कहता कि तुम्हारी वजह से फिरका परस्ती बढ़ रही है, तुम्हारी वजह से तनाव फैल रहा है। मगर मैं आपसे कहने आया हूं कि जब ये तमाम लोग अपनी अपनी सियासी लीडरशिप को बना सकते हैं और अपने समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं तो क्या मायूब बात है कि उत्तर प्रदेश का 19% मुसलमान भी एक करवट ले और इस बात का तय कर ले कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार हम अपनी सियासी क़यादत को बनाएंगे और अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। जब हर समाज अपने नुमाइंदे को कामयाब करके लखनऊ में विधानसभा को भी जा सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने वोटों से अपने कैंडिडेट्स को कामयाब क्यों नहीं कर सकता? ये हो सकता है, ये जरूर होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरी जिंदगी में नहीं हुआ तो जरूर मेरी जिंदगी के बाद होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने 75 साल इंतजार किया। आपने 75 साल में कई ऐसे असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। कभी आपको सब्ज बाग दिखाया गया, कभी आपसे झूठे वादे किए गए, कभी आपसे वादा किया गया था कि तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत की जाएगी, कभी आपसे वादा किया गया कि नौजवानों को बचाया जाएगा, कभी आपसे वादा किया गया कि तुम्हारी मां और बहनों की इज्जतों की हम हिफाजत करेंगे। हर इस पैमाने पर आप खुद फैसला कर लो कि जिसको आपने वोट दिया, जिसको आपने अपना मसीहा माना, जिसको आपने अपना नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, वो कहां तक इन वादों पर उतरा? कभी अपने महलों में झांक कर देख लो कि क्या तुम्हारे घरों के अतराफ में, क्या आपके घर के अतराफ में अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल का माकूल इंतजाम है? कभी अपनी आंखों से देखो कि क्या तुम्हारे जिस महलों में तुम रहते हो वहां पर साफ पीने का पानी तुमको मुहैया किया जाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन मसाइल पर कोई बात नहीं करता। हाँ, जब मजलिस आकर उत्तर प्रदेश में इस बात का मुतालबा करती है कि मुसलमानों की लीडरशिप को बनाएंगे तो तमाम पार्टीज मुत्तहिद हो जाती है, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, और फिर हमारे ही सफों में ऐसे डरपोक लोग जो छुप कर बैठे हैं, जो अपना ईमान का सौदा कर चुके, जो बेजमीर हो चुके हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ओवैसी जो बात कर रहा है वो टेंशन की बात कर रहा है। अरे मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, मैं जमहूरियत को मजबूत करने की बात कर रहा हूं, मैं अपने वोट की कीमत और अहमियत को उसूल करने की बात कर रहा हूं, मैं ईमान को बेचने की नहीं, मैं ईमान की हिफाजत की बात कर रहा हूं, मैं मुस्तकबिल को रोशन करना चाहता हूं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम और नस्बुल ऐन रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस सियासी पैगाम को आपको समझना है। मजलिस के मुखालिफीन चाहे वो संघ परिवार के हों, अब ये संघ परिवार में भी एक आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास जाकर उनसे कहते हैं कि आप क्यों लड़ना चाहते हो बीजेपी से, क्यों खामखा उनसे लड़ना चाहते हैं, आइए बैठकर बात कर लेंगे और इनको वोट डालिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं आरएसएस से कि बताओ तुम्हारा जो ओथ है, जो आरएसएस के लोग जो कसम खाते हैं वो क्या है? बताओ, क्या वो संविधान के मुताबिक है? मैं जानता हूं तुम्हारा ओथ क्या है, तुम बताओ उसको।
तुम इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, तुम इस मुल्क को एक मजहब का मुल्क बनाना चाहते हो, और आज आरएसएस के लोग जाकर इस तरह की बातें अवाम के दरमियान में करती हैं। बताओ आरएसएस वालों, क्या ये बात सच नहीं है कि गोलवालकर ने नहीं कहा था कि हमारा जो तिरंगा है वो 3 रंग का है, वो शुभ है? क्या नहीं कहा था अपनी ऑर्गेनाइजर मैगजीन में? क्या आरएसएस ने नहीं कहा था कि अंबेडकर का बना हुए संविधान को हम नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं? ये डॉक्यूमेंटेशन है। क्या गोलवालकर की किताब वी द पीपल डिफाइंड में नहीं लिखा गया कि मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, कम्युनिस्टों पर भरोसा नहीं किया जा सकता? आज हिंदुत्व की बात कर रहे, हिंदुत्व का डेफिनेशन कहां से आया बताओ? 1980 तक कोई एक आरएसएस का लीडर का एक बयान बता दो जहां पे लफ्ज हिंदुत्व इस्तेमाल हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से दीनदयाल उपाध्याय से लेकर 1980 के जमाने में सावरकर की हिंदुत्व की लिखी हुई किताब को लेकर हिंदुत्व की बात रखी गई। हिंदुत्व के माने क्या है जो सावरकर ने लिखे? सावरकर ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदुत्व के माने ये है कि वो शख्स, और मुसलमानों के बारे में सावरकर ने क्या कहा कि मुसलमान भारत को मदरलैंड और होली लैंड नहीं मानते, इसीलिए ये इनका मुल्क नहीं है। ये हिंदुत्व के माने सावरकर ने अपनी किताब में लिखे। और ये लोग बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस. वर्मा ने यह बात कही। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने सावरकर की किताब का हवाला नहीं दिया, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। पूछो, इस पर इनकार कर सकते क्या तुम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात हम सामने रखते हैं तो हम पर तनकीद शुरू हो जाती है, हम पर इल्जामात की बौछार शुरू हो जाती है। मैं हिंदुस्तान के, भारत के नेशनलिज्म को मानता हूं। वो भारत के नेशनलिज्म में तमाम लोग शामिल हैं, जिसको अंग्रेजी का वर्ड है वो इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव है। ये नेशनलिज्म होना चाहिए। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया बरतानिया में, अंग्रेजी में पूछा गया कि मोहम्मद अली जौहर तुम नेशनलिस्ट हो क्या, तो मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं, मैं सुपर नेशनलिस्ट हूं। हम मुसलमान सुपर नेशनलिस्ट हैं, मगर हम इंडियन नेशनलिज्म को मानते हैं। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने? हिंदू नेशनलिज्म की बात इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कही थी 2014 में। आपने नेशनलिज्म को भी तोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हद तो यह हो गई कि एक मोहतरमा को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती हैं कि देश को आजादी 2014 में मिली, 2014 में मिली। नहीं, थालियां मारने के लिए नहीं, सोचने बता रहा हूं। देखो आप, अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता। अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता, उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको और बोलते तूने गद्दारी की। मगर वो रानी है, आप महाराजा हैं, कोई कुछ नहीं करता। वो क्वीन है और आप कोई किंग है, आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता, किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से, तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा। बोलो बाबा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ। और अगर यह गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे सेडेशन का? क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या सेडेशन सिर्फ नौजवान तालिब इल्म और तुलबा के लिए?
कैसेडेशन किसके लिए फिर? और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है, हुकूक है और एक ड्यूटीज है। नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं ड्यूटीज, अपना ड्यूटी निभाओ। नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में बल्कि संविधान में लिखा है कि इस बात को हमको तालीम दी जा रही है संविधान के जरिए कि हर भारत के रहने वाले के लिए, नागरिक के लिए जरूरी है कि वो मुजाहिदीन आजादी की इज्जत करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया। बताओ तुम क्यों खामोश हो? खाली एक बयान आ गया बीजेपी से कि इस बयान से हम नहीं मानते। नहीं मानते तो फिर हम जब बोलते हैं तो हम पर मुकदमा क्यों? हम कभी कहो कि तुम्हारी बात को नहीं मानते, मगर तुम जो चाहे मन गढ़ंत बातें अनाप शनाप बकते रहोगे। अगर हम इज़हारे ख्याल करेंगे, हमारी राय तुमसे मुख्तलिफ होगी, तुमको पसंद नहीं आएगी तो जेल मेरा मुकद्दर या गोली मेरा मुकद्दर बना दिया जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? कल हम सुन रहे थे मीडिया के दो बात किए कि देश के वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने आजमगढ़ की तकरीर में जैम का जिक्र किया। हमसे पूछा गया जैम, हमने कहा हम तो टोस्ट पर जैम लगा के खा लेते। तो कौन से जैम की बात कर रहे हैं? हर बात में आजम खान। अरे क्या अमित शाह साहब बगैर मुसलमान का नाम लिए रात में नींद नहीं आती क्या आपको? आपके पेट में इतना दर्द क्यों होता मुसलमान के नाम से? आप तो भारत के होम मिनिस्टर हैं ना, कि जैम में लगा मुख्तार को ला लिया। जिना के बारे में हमको क्या बोलना, हमको ताल्लुक ही नहीं। मगर हमारे से ज्यादा ये लोग बोलते जिना, हम नहीं बोलते। मुसलमान जिना नहीं बोलता कभी, मगर ये लोग बोलते, जिसमें सब शामिल है। आप बताइए कि देश के होम मिनिस्टर हैं और नाम ले रहे हैं किसका? हैदराबाद को भी आए थे, हैदराबाद को भी आकर बहुत हमारे बारे में तस्करा किया। हर जगह हैदराबाद जब कभी आते अमित शाह या तेलंगाना आते बोले ओवैसी ये, ओवैसी ये। हमने कहा हाँ, पूरे भारत के अगर कोई लैला है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। सब मेरे मजनू हैं। इनको सुकून नहीं मिलता ना, इनको सुनिए सुनिए, इनको सुकून नहीं मिलता। नाम लेना चाहिए मुसलमान का, नाम लेना चाहिए। अरे शिबली के नाम लेना था आजमगढ़ में, हजरत शिबली का नाम लेना था आजमगढ़ में, क्यों नहीं लिए? उन्होंने भी तो बहुत काम किया ना, तारीख बनाई इस मुल्क की, मगर इनको शिबली याद नहीं आया, इनको आजम याद आ गए। इनको कैफ आजमी याद नहीं आया, इनको मुख्तार याद आ गया। अच्छा ये बताइए होम मिनिस्टर साहब, आपने ये बताया कि ये मुसलमान क्रिमिनल है जो हम नहीं मानते आजम को क्रिमिनल। कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया, कोर्ट जब फैसला देगा देगा। मगर हमको ये बता दीजिए कि आपका होम मिनिस्टर, आप ही के मिनिस्ट्री में मिश्रा साहब मिनिस्टर हैं, उनका बेटा क्या जेल में फूल बेचने के लिए गया? जेल में उनका बेटा किस लिए जेल में है बताओ अमित शाह? उनका बेटा जेल में इसलिए है क्योंकि उसने 4 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया, अपनी राइफल से गोली चलाकर उनका कत्ल किया, और आप उसको अपना मंत्री बनाकर अपने बगल में बिठाकर लखनऊ में कहते हैं कि मैंने टेलीस्कोप से दूर दूर तक देखा, क्रिमिनल उत्तर प्रदेश नजर नहीं आया। तो किसी ने, कहने वाले ने कहा अमित शाह बाजू खड़ा है, तुम सामने देख रहे हो बाजू खड़ा है। आप बताइए ये बीजेपी का मामला, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू गई तो देश की जनता गरीबों की आंखों में धूल झोंकने के लिए थोड़े
से पैसे कम कर दिए, 10 रुपये 20 रुपये। जब आप 20 रुपये कम कर सकते हैं तो आप 40-50 रुपये भी कम कर सकते हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे आप? गरीबों का वोट लेंगे और गरीबों का खून भी चूसेंगे, और महंगाई गरीबों को मार रही है। गरीब परेशान है, मगर ये लोग क्या कहते हैं? जैम जैम। अरे खाने को खाना नहीं है, तुम कौन से जैम की बात कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी का, और फिर हर तरफ से आप देख रहे हैं कि यहां पर अलीगढ़ मशहूर है, ब्रास के स्टैचूज बनते हैं, ताले बनते हैं। मगर क्या यह बात सच नहीं है कि नोटबंदी ने, जीएसटी ने, लॉकडाउन ने तमाम कारोबार बर्बाद करके रख दिया? नोटबंदी ने, जीएसटी ने लॉकडाउन में बर्बाद कर दिया। वेल्डिंग का काम होता था, वेल्डिंग के काम के लिए उस सिलेंडर में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती। 1000 लोग, 1000 यूनिट बंद हो चुके हैं। मगर बीजेपी के लोग बात करेंगे तो जे की बात करेंगे, या जैम की बात करेंगे, या फुलां की बात करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर अमित शाह कहते होम मिनिस्टर हैं, देश के होम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जितने लोग क्रिमिनल हैं वो कहते हैं गोली मत मारो, मारे। अमित शाह साहब, आप बताइए, गाजियाबाद में, मैं 2 दिन पुरानी बात कर रहा हूं, गाजियाबाद में 7 लड़कों को, उनका नाम भी सुना देता हूं मीडिया के लिए, क्योंकि वो अमित शाह के जैम को सुनकर आए। गाजियाबाद लोनी में मुस्तकीम, सलमान, मोनू, इंतजार, आरिफ, नाजीम और बोलो, इनको गाजियाबाद के स्टेशन इंचार्ज राजेंद्र त्यागी ने और वहां के इंस्पेक्टर ने ले जाकर इनके घुटनों के पास गोली मारी, छोटी सी, बड़ी नहीं, छोटी सी गोली मारी, और कहा कि लोग गाय की स्मगलिंग कर रहे थे, गाय की। उसके बाद मीडिया के लोगों ने, मैं सलाम करता हूं उस मीडिया के जिम्मेदार को, उसने जाकर जहां पर कहा कि ये वेयर हाउस है, यहां पर ये जानवर को लाते थे, गाय को लाकर उसको काटते थे, स्मगलिंग करते थे। उसने जाकर पूछा बाजू वालों से कि क्या यहां पर जानवर आता था? तो उसने कहा नहीं, ये तो स्क्रैप बेचने का जगह है। जब सबने कह दिया कि कुछ नहीं आता था, ये तो स्क्रैप बेचने की जगह है, माने जहां पे इनकाउंटर हुआ वहां पर बाजू, तो फौरन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया? राजेंद्र त्यागी का ट्रांसफर कर दिया, राजेंद्र त्यागी का ट्रांसफर कर दिया, इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया। और अमित शाह बोल रहे हैं कि गोली मारते हैं। ये गोली मार रहे हैं आप, ये गोली मार रहे हैं आप मुसलमानों को, जहां पर कोई गाय की स्मगलिंग नहीं, आपने सिर्फ मार दिए। और मैं उन पुलिस वालों से कह रहा हूं, याद रखो, याद रखो, हमेशा बीजेपी इख्तिदार पर नहीं रहेगी, याद रखो, याद रखो मेरी इस बात को। अगर तुम यकीन नहीं कर रहे तो मणिपुर का एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मणिपुर की पुलिस ने 70 लोगों का इनकाउंटर किया, आज वो केस चल रहा है बरसों के बाद, और हम नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे कि किस को, याद रखो, कोई नहीं, कोई जुल्म को नहीं भूला जाएगा। समाजवादी लोग के लोग भूल सकते, हम नहीं भूलते, ना हम दोस्तों को भूलते हैं, ना जालिम के जुल्म को भूलते, और इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, याद रखो। आज तुम एक हुकूमत के दबाव में आकर गोलियां चला रहे हो, याद रखो, एक एक गोली का इंशाअल्लाह अल्लाह भी हिसाब लेगा और कोर्ट भी लेगा। आप बताइए क्या है ये? वेयरहाउस के बाजू दुकानें, कह रहा है कहां की गाय, कहां की स्मगलिंग? तो आपने रातों रात उनको ट्रांसफर कर दिया। अमित शाह जिक्र करते हैं आजम का,
हम पूछना चाहते हैं अमित शाह, आपने अल्ताफ का क्यों जिक्र नहीं किया? यही कासगंज का अल्ताफ जिसको इल्जाम था कि कोई बच्ची को लेकर भागा, अल्ताफ को लाया गया पुलिस स्टेशन में और दुनिया को बताया गया कि 2.5 फीट की नल की टूटी से अल्ताफ ने खुदकुशी कर ली। अगर कोई पुलिस का कासगंज का जो सस्पेंड हुआ है, अगर वो मुझे ले जाकर उस बैतुल खला में टॉयलेट में अपने गले में रस्सी डालकर मुझे बताएगा कि इससे आदमी मर सकता है और वो अगर मरने के करीब आएगा तो मैं खुद रस्सी निकाल लूंगा उसके गले से। बताओ हमको, बताओ हमको 2.5 फीट की टूटी को कोई खुदकुशी कर सकता है? और अल्ताफ की जान ले ली गई। वो कासगंज के जिन पुलिस के ओहदेदारों को सस्पेंड किया गया वो नाकाफी है, उनको अरेस्ट होना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए, मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, उनको जेल को भिजाना चाहिए, मगर नहीं करेंगे क्योंकि मरने वाले का नाम अल्ताफ था, मरने वाले का नाम अल्ताफ था। अगर मरने वाले का नाम गुप्ता होता या आलाजाद का होता तो पुलिस भी सस्पेंड, पुलिस भी गिरफ्तार, मुख्यमंत्री पहुंच जाते उसके घर को, मगर मरने वाला मुसलमान है, इसलिए खाली सस्पेंशन पर बात या ट्रांसफर पर बात खत्म हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तरफे तमाशा ये है कि 2:30 बजे अल्ताफ की मौत होती है और 4 बजे 1.5 घंटे के बाद कासगंज की बहादुर पुलिस योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में 2:30 बजे अल्ताफ की मौत और 4 बजे अल्ताफ के खिलाफ उल्टा FIR किया जाता है। और अल्ताफ की मौत कौन की FIR में क्या लिखते हैं कि नामालूम पुलिस वालों ने, नामालूम पुलिस वालों ने अल्ताफ को मार दिया। अच्छा, ये क्या आसमान से आए थे कि अल्ताफ को खुदकुशी देकर उड़ के चले गए, या नागपुर से आए थे? कहां से आए थे? नामालूम, अंग्रेजी में कहा अनडिस्क्लोज्ड, अननोन पीपल। वाह बाबा, क्या कार चला रहे आप। ये मजाक, एक इंसान के एक बाप को अपने बेटे से महरूम कर दिया गया और बाप से खाली पेपर पर अंगूठा ले लिया गया और लिख दिया गया कि इसका बाप तो खुश है हमसे। हाँ, जिस तरह देश की जनता योगी और मोदी से खुश है, सब खुश है, फिर सबको आप अंगूठे पे दबा दो और ले लो, मगर एक बाप ने तो अपने बेटे को खोया है ना। और याद रखो, जो लोग जुल्म करते हैं, अगर मैं भी जुल्म करता हूं तो मुझे अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला जालिम के जुल्म को कभी नहीं बर्दाश्त करता। और एक मजलूम की आंख में जब आंसू आते हैं तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। तुमने एक बाप से उसका बेटा छीना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा। अल्लाह की लाठी में देर है, अल्लाह की लाठी में आवाज है, याद रखो। तुमको मालूम भी नहीं होगा, तुमको मालूम भी नहीं होगा जिन्होंने अल्ताफ को मारा, जो जुल्म कर रहे हैं, चाहे किसी मजहब के हो, डरो अल्लाह से, डरो कुदरत के निजाम से। जुल्म करने वालों, फिरौन भी जुल्म किया, नमरूद भी जुल्म किया, यजीद भी किया, मगर इनका जुल्म खत्म हो गया। दुनिया में नाम हक का था, हक का रहेगा। दुनिया ने मजलूमों को इंसाफ दिला और इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप ये भी देखते हैं कि लोग बार बार मुझसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म की बात, लोग बार बार कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तुम सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहते हो। मेरा उनसे एक सवाल है, मेरा उनसे एक सवाल है, जरा ये बता दो कि जब 3 अक्टूबर को आमिर खान ठेला बंडी पर अपने कपड़े बेच रहा था
तो दो लोग आकर उसको मारते हैं कि कहा ये नारा लगाओ जेएसआर का, उसने नहीं लगाया तो उसको मारा और पीटा गया। फिर एक लड़का है नियाजी, फरमान नियाजी, बरेली का अलीगढ़ से जा रहा है ट्रेन में। ये देख लिए उसको ये लोग जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, बल्कि मुसलमानों से नहीं बल्कि भारत से नफरत करते हैं, वो भारत के संविधान से नफरत करते हैं, वो भारत के प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी, भाईचारगी से मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हैं। उन्होंने इस फरमान नियाजी से कहा, तेरे चेहरे पे दाढ़ी क्यों है, तू कुर्ता पैजामा क्यों पहना हुआ है? और जब उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा तो उसके कपड़े फाड़ दिए। पूरी ट्रेन में, कंपार्टमेंट में हो रहा है ये, किसी अलीगढ़ के किसी गली कूचे में अंधेरे में नहीं हो रहा है, ट्रेन में हो रहा है। इसको मारा और पीटा गया, इसके ऐनक को तोड़ दी गई और ट्रेन में सब बैठने वाले बैठकर तमाशा देख रहे हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि क्या कर रहा है तो बच्चे को छोड़ दे। ये नफरत है, ये नफरत है ना। अगर हम किसी को देखते हैं कि अगर गली के कुत्ते को कोई मारता है तो कहे मत कर ये हरकत। आप ये देखते हैं और आकर मुझे सेकुलरिज्म की तालीम देते हैं। कौन से सेकुलरिज्म की तुम बात करते हो मेरे सामने? कौन से? वो जो हरियाणा का बच्चा आज से 4 साल पहले हाफिज कुरान, जिसने कुरान को तरावी मुकम्मल करके ईद की तैयारी के लिए नए कपड़े लेकर दिल्ली को जा रहा था, तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में उसको चाकू से मारा गया, उसके भाई को। वो सेकुलरिज्म जो ट्रेन के कंपार्टमेंट से निकलता, प्लेटफॉर्म पर कोई उठा नहीं सकता, उसका भाई जख्मी हालत में अपने भाई को 20 सीढ़ियां उठाकर लेकर जाता है, दम तोड़ देता है। वो सेकुलरिज्म। इसके बाद भी अगर मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं, मैं मुखातिब भारत के मुसलमानों से हूं, मैं मुखातिब कोई सेकुलर पार्टी या बीजेपी आरएसएस से नहीं हूं, मैं मुखातिब आपसे हूं। अगर मेरी एक बात गलत है तो आप मुझे पकड़ लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म है मैं उसको मानता हूं। मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती की नोक पर भी नहीं रखता हूं। भारत का सेकुलरिज्म संविधान का अलग है। जो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने ख्वाब देखा था, जो वो खुद उस पर अमल करते थे, मगर ये सियासी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म धोखे के लिए इस्तेमाल होता है। बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सेकुलरिज्म है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को गोली मारी गई? क्रिमिनल अगर पकड़े गए तो 31% गोली मारी गई, एनकाउंटर हुआ। क्या यह सेकुलरिज्म है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का लिटरेसी रेट 58% है? यह सेकुलरिज्म है। और मुस्लिम खवातीन का, महिलाओं का 50% है। यह सेकुलरिज्म है। तुम इस सेकुलरिज्म के नाम पर दोगे वोट? किस बुनियाद पर आप वोट देंगे बताओ मुझे। या ये सेकुलरिज्म है कि हाई स्कूल में खाली मुसलमानों के 3% बच्चे, ग्रेजुएशन में सिर्फ 2% बच्चे, ये सेकुलरिज्म के नाम पर आप वोट देंगे? किस बुनियाद पर आप वोट देंगे? अगर उत्तर प्रदेश और भारत का मुसलमान इन चीजों को गौर नहीं करेगा, या आदादो शुमार को, डेटा को गौर करके एक सही फैसला लो। आपने तो कसम खा ली है। हम जिस मिलते हैं तो बोलते हैं असद साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पार्लियामेंट में दबा कर बोलते हैं, टीवी पर बहुत अच्छा बोलते हैं। हम जब आप टीवी पे आते हैं, हम लोग सब घर के लोग बैठकर देखते हैं। मैंने पूछा क्या मैं कोई गुलकार हूं कि आप मुझे देखकर मेरे गाना सुनने के लिए बैठते हैं? आप बहुत अच्छी तकरीर करते तो क्या करूं, गाना गाऊं, हारमोनियम लाऊं नेक्स्ट टाइम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको बेदार होना है। जिस दिन आप बेदार हो जाएंगे, आपके वोट की अहमियत भी नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको,
उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वोट की कोई अहमियत नहीं है, कीमत नहीं है। अगर तुम्हारे वोट की कीमत और अहमियत होती तो अमित शाह ये जबान इस्तेमाल नहीं करते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो आजम खान जेल में नहीं होते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे बच्चे स्कूलों में होते। तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम पर गोलियां नहीं चलाई जाती, तुम पर फूल बरसाए जाते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे बच्चे ग्रेजुएट होते, हमारी बच्चियां पढ़ती। तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे मस्जिदों की हिफाजत होती। तुम्हारे किसी भी वोट की कीमत और अहमियत नहीं रही। अब इसकी अहमियत और कीमत को अगर जिंदा करना है तो सियासी क़यादत को पैदा करो। हां, अगर तुम खुश हो कि मैं अगियार के चौखट पर जाकर सर झुकाऊंगा, अगर तुम मुतमईन हो कि मैं गुलामी का हक अदा करूंगा, अगर तुम खुश हो कि मैं इसी हालत में रहूंगा, मैं इसी तरह पिटता जाऊंगा, मिटता जाऊंगा और नाइंसाफी का सैलाब मुझ पर आता रहेगा, मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं घुटन में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे सांस लेने की आदत है, मुझे खुली जहन चाहिए, खुला एटमॉस्फेयर चाहिए। जमहूरियत में मुझे अपना हक चाहिए, मुझे मेरी आवाज उठाने का हक चाहिए। मैं अपना हक चाहता हूं, पार्लियामेंट हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज को सुना जाए, मेरे मसाइल को हल किया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये बहुत नारे सुन रहा हूं, पिछले 10-12 साल से नारे सुन रहा हूं। इन नारों को वोट में तब्दील करो, इन नारों को वोट में तब्दील करो। सिर्फ नारे लगाकर आंख में 2 आंसू लाकर पोंछ लिए और उसके बाद सुबह उठते कि भैया कैसे अच्छे हैं, आ गए। नहीं मेरे भाई, करवट लेना है आपको, एक फैसला लेना है आपको। और अलीगढ़ में आप देख रहे हैं सीवरेज लाइन का इंतजाम नहीं, पीने के पानी का साफ इंतजाम नहीं, ट्रैफिक जाम लगा रहता है। मगर अमित शाह को वो जाम की फिक्र है, अलीगढ़ के ट्रैफिक जाम की फिक्र नहीं है। अलीगढ़ के ट्रैफिक जाम की फिक्र नहीं है। अब बोले फिक्र जाम है अलीगढ़ में, आ रहने दे वो जाम, हम वो जाम करेंगे, हम वो जाम पे बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो अपने मजलिस को गाली देते हैं, मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस वोट डिवाइड करती है। सुना होगा ना आपने कि इलेक्शन लड़ेंगे वोट डिवाइड करते। हम जहां कहीं टीवी चैनल पे जाते हमको पूछा जाता है, ऐसा पूछते हैं जैसा कि कोई दामाद ससुराल के घर को आता है। जब जाता है ना बेटा घर को अपने ससुराल में, तो ससुर साहब बैठ के पूछते, बेटा खुश, अच्छे हैं? हमसे वही सवाल होता है, आप लड़ेंगे तो वोट डिवाइड हो जाएंगे, हम लड़े तो वोट डिवाइड होंगे। तो क्या हुआ था 2019 में? 75% मुसलमानों ने समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। आपने दिया नहीं दिया? अलीगढ़ से आपने बीजेपी को वोट दिया? डर रहे क्यों? वोट दिया क्या? आपने समाजवादी को दिया, बीएसपी अलायंस को दिया ना? हाथ उठाइए। अरे पूरे उठाओ यार। फिर कैसे जीता? हम आए थे क्या? हमारी रूह आके या हमारे अजिन्नात आकर आपको कान में फूंक कर बोले मत दो वोट? कैसे हुआ फिर? 75% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में 2019 में समाजवादी और बीएसपी को वोट दिया। कितने जीते? खाली 15 लोकसभा, सिर्फ 15। अब कौन जिम्मेदार है इसका? हम जब बोलते हैं कि हिंदू बीजेपी के पास जा चुका है, ये कोई नहीं बोलता, समाजवादी के लोग नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे ओवैसी आ रहा है, देखना भैया तुम्हारे वोट काटने आ रहा है।
ये नहीं बोलेंगे कि हिंदू वोट बीजेपी के पास चला गया, वो हमारे हिंदू भाई, उनका इख्तियार है। समाजवादी पार्टी के 3 परिवार के लोग इलेक्शन हार गए, तो क्या तुमने उनकी जबान से सुना कि समाजवादी ने कहा कि हम हिंदू वोट से हार गए? कभी सुना आपने? मगर जब हम खड़े होते हैं तो इनको लगता है कि भाई ये एक दीवाना आया है हैदराबाद से, ये कुछ कर जाएगा। अगर तुम अच्छे होते तो मैं आता ही नहीं उत्तर प्रदेश को। तुम अगर नाइंसाफी नहीं करते तो हम आते ही नहीं थे। हम तो हैदराबाद के उन्हीं चबूतरों पर बैठकर ईरानी चाय पीकर खुश रहते थे। मगर तुमने हमको बुलाया है, तुम्हारे जुल्म ने, तुम्हारी नाइंसाफी ने हमको बुलाया है। और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह के जात पर तवक्कल करके हमने कदम और फैसला लिया है, तो अब पीछे हटने का सवाल नहीं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2019 का चुनाव, फिर 17 का असेंबली इलेक्शन, अखिलेश और कांग्रेस मिल गए तो गाना चलाया था, यूपी को इन 2 लड़कों का साथ बहुत पसंद है। यूपी की जनता ने कहा हमको नापसंद है और बीजेपी को बना दिया। फिर 14 के चुनाव हुए, 14 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। समाजवादी पार्टी के 5 यादव परिवार के लोग कामयाब हुए। बाप, बेटे, पत्नी, दोनों भाई। हम नहीं थे। अब आप बताइए आपकी वोट की अहमियत क्या है? जिस दिन आप मजलिस को वोट देना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना शुरू कर देंगे, याद रखो ये जो गुरूर और तकब्बुर के महल जो बने हुए हैं ना, इनकी बुनियादों को हिला के रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो जुल्म पर अपनी शख्सियत को बनाकर हमारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने हमारे ख्वाबों को और उम्मीदों को चूकना-चूर करके हमारे नौजवानों की जवानी को बर्बाद करके अपने सियासी महलों को तामीर किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप अपने ख्वाबों को पूरा करो। आप अपने ख्वाबों को पूरा करो, उसमें कोई मायूब बात नहीं है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस, हम तो भूल ही गए। उनके नेता अमेठी से लड़े, वो हार गए। हम गए थे क्या? अच्छा, कहां से जीते वो? जुनूबी हिंद से, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते जहां पर 30% मुसलमान हैं, वहां जीत गए। और ये साफ जब मजलिस की बात आती, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, समाजवादी पार्टी का ये हाल है। मगर सब के सब चौधरी बने हुए सेकुलरिज्म के, और सब ये समझते हैं कि मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर, मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि उनको छोड़कर मुझे अपना लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आप को अपना लो, अपने आप को अपना लो, अपने बारे में सोचो। अब याद रखो मेरी इस बात को, ये जो फिरका परस्ती, ये फैशिज्म, ये मुसलमानों से नफरत की जो अंधेरे की रात है, ये रात लंबी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के अजीज लोगों, याद रखो, ये रात लंबी रहने वाली है। अगर तुम ये उम्मीद लगाकर बैठे हो कि इस अंधेरी रात में कोई सेकुलर पार्टी का आदमी चिराग लेकर आएगा, नहीं लेकर आएगा। इस अंधेरी रात में अगर तुम ये गलत सोच रहे हो कि कोई क्षमा जलाकर मेरे घर को आएगा, नहीं, तुमको इस अंधेरे में अपनी क्षमा को जलाना पड़ेगा, को तुमको छांटना पड़ेगा। इस अंधेरे में तुमको एक ताकत बन के उभरना पड़ेगा, और वो अंधेरे का तेल तुम्हारा इत्तेहाद होगा, तुम्हारे आंसू होंगे, तुम्हारी ताकत होगी।
और होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी जवानी को इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों पर कुर्बान कर दिया। मेरी उन बुजुर्गों से अदबन गुजारिश है, आप सोचो आपने क्या हासिल किया, आपने क्या हासिल किया? क्या आपके ख्वाबों को की ताबीर हुई? क्या आपकी उम्मीदों पर वो उतरे? हमसे वोट डालने वाले नहीं, हम एटीएम की मशीन नहीं है मुसलमान कि इलेक्शन आ गया और एटीएम में जाओ और डालते रहो वोट। नहीं, वोट डालो मगर अपने आप को डालो, अपनी ताकत को दिखाओ। तुम्हारी ताकत तुम कैसे दिखाओगे? आज यूएपीए का कानून बन गया, कांग्रेस और समाजवादी ने साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक जरूर इस बात पर गौर करिए कि महाराष्ट्र में जो तशद्दुद हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं तशद्दुद के खिलाफ हूं और रहूंगा। अब यहां पर भी बाज लोग वो साजिश कर रहे हैं, जज्बात में मत आइए, होश से काम करिए। अगर कोई हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाता है तो पुलिस में जाकर कंप्लेन दीजिए। अगर थाने में एफआईआर नहीं दिया जाता तो कंप्लेन का एक्नॉलेजमेंट लीजिए। अगर एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया जाता तो उस थानेदार को ईमेल करके उसको रिकॉर्ड में महफूज रखिए, मगर कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, तशद्दुद होने मत दीजिए। अपने आप को बचाओ, हम अपने बच्चों को बचाएंगे, उनको लीडर बनाएंगे, उनको कायद बनाएंगे। और हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि उत्तर प्रदेश में आपकी एक सियासी ताकत बने। मैं यही गुजारिश करने आपसे आया हूं और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये दीवानगी, मेरे ये अल्फाज, मेरी ये जबान जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा और उत्तर प्रदेश में आपकी क़ियादत अल्लाह के फजल से मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।